कहानियों से घिरे हुए हम, कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिससे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं अप्रैल की बारिश, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्त सांबल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा एपिसोड, इतनी सी बात है। जी पहचाना? जी हाँ, मैं आपकी अमृता उर्फ अम्मू बोल रही हूँ। माफ़ करना, वो रोहिणी मतलब हमारे साहबजादे का कॉल आ गया था, तो कल आपको बीच में छोड़ के जाना पड़ा। मगर अब मैं वापस आ गया हूँ आपके बीच में नई किस्सों के साथ। अब उस खूबसूरत इतवार को कुछ 5 दिन बीत गए थे। उस दिन के बाद रोहिणी जी का कुछ खास कॉल आया नहीं था। वैसे 5 दिनों में बस वही आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहा। हमारे सेक्शन अलग अलग थे, लेकिन उनके सेक्शन का बॉयज़ रो हमारे सेक्शन के गर्ल्स रो के खिड़की के पास से नज़र आता था। और फिर क्या, कभी मैं उसको छुप छुप के देख के मुस्कुराती और उसे ठीक देखते ही मुंह फेर लेती। हाय वो नज़ारा! आंखों में कुछ हल्की नाराज़गी, बेचैनी, फिर कुछ आंखों से आंख मिलाने की आनातानी। सताता तो वो भी कुछ कम नहीं था वैसे, हाँ, क्योंकि शायद उसे देखने की मेरी वो बेकरारी परख लिया था उसने। इसी बात पर कभी श्रावणी तो कभी असीमा मेरी टांग खींचते थे। खैर इन्हीं बीच शनिदेव जी आ गए थे वापस अपनी क्रूर नज़रों के साथ मेरी कुंडली में। उस शाम जब मैं अपनी होमवर्क कॉपी पे अपनी पेन घिस रही थी, न जाने कैसे मेरे साहबजादे की यादें हमारे ख्यालों में अपने घर बसा लिए थे। मगर आपको तो पता ही होगा कि ये जालिम दुनिया ज़्यादा देर ख्याली पुलाव खाने नहीं देती, और ये काम मेरी मम्मी से अच्छी शायद किसी को आती हो। मम्मी मुझे उसकी फ़ोन को चार्ज में लगाने की आदेश दे चुकी थी, और जरा ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने ही जा रही थी मैं कि ठीक उसी वक्त किसी का टेक्स्ट मैसेज आया मम्मी की फ़ोन पे। मैं जाकर देखी तो मैसेज रोहिणी जी का था। अरे ये अब क्यों मैसेज कर रहा है? मैं मैसेज खोली तो उसमें लिखी थी, कितनी नाराज़गी निभाओगे हमसे, अब तो जाने भी दो यार, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं एफबी पे, थोड़ा एक्सेप्ट भी कर लो। यार ये लड़का बाज नहीं आता अपनी इन हरकतों से। मगर ये फेसबुक का क्या नाम मज रहा है? अगर मेरी याददाश्त मेरी साथ दे रही हैं तो कभी 9th क्लास में मैं खोली थी एक अकाउंट, मगर खास कुछ चलाई नहीं थी वैसे। अब तो उसका पासवर्ड भी शायद भूल चुकी थी मैं। इसी बीच एक और मैसेज आया, और वो मैसेज में लिखा था, अब हाँ या ना कुछ बोल भी दो। कुछ बोलने से पहले मम्मी की सातिर नज़रों से बचने के लिए मैं पहले उस टेक्स्ट मैसेज को डिलीट की, और उसके बाद जैसे तैसे करके मैं फेसबुक खोला। एफबी का न्यूज़ फीड सामने आया तो नोटिफिकेशन की लाल बत्ती बड़ी चमक रही थी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट के एरिया में हमसे दोस्ती करने की कई अर्जियां आई थी। और इन्हीं अर्जियों के बीच में कई सेकंड्स की तलाश के बाद मैं जाकर पहुंची अपनी साहबजादे के अकाउंट में। साहबजादे की बायो में लिखा था, माई एटीट्यूड इज़ माई पर्सनालिटी। अरे वाह, बड़ा घमंड है इन्हें अपनी एटीट्यूड का। और बिना कुछ हिचकिचाए मैं एक्सेप्ट की बटन दबा दी, और बड़ी ही तेज़ी से उमड़ आया उनका मैसेज, जिसमें लिखा था, तो मोहतरमा जी प्रणाम, तो आज आपके तेवर का क्या हाल चाल है? मैं कुछ सेकंड के बाद लिख दी, वो सब तो ठीक हैं, लेकिन मम्मी बुला रही हैं यार खाने के लिए। ये पढ़ते ही उसने बोला, तो फिर आप पेट पूजा करके आइए, मिलते हैं आपको रात 11 बजे। और इतना कहते ही वो ऑफलाइन हो गया। अब मेरे दिल में हड़बड़ी सी हो गई। ठीक 11 बजे ऑनलाइन आऊँगी? ऑनलाइन तो दूर की बात, 10 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन तो रहता ही नहीं। इसी सोच से खाना खाने बैठी, और खाने के बीच बैठे बड़ा तगड़ा दिमाग लगाकर प्रोजेक्ट का बहाना बना के मम्मी की फ़ोन लाई, और ठीक 11:01 पर उसका मैसेज आया, जिसमें लिखा था, शायद किसी का इंतज़ार हो रहा है। मैं अपनी आप में थोड़ी मुस्कुरा दी और रिप्लाई दे दी, अरे वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं सोची थोड़ी ऑनलाइन आ जाती हूँ।
वैसे तुम क्या कर रहे हो इतनी देर तक? उसने रिप्लाई दिया, अरे वो एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर कि तुम्हारा और मेरा साथ में, याद आ गया। मतलब जैसे उस वीडियो में तुम और मैं हैं। मन ही मन में थोड़ी मुस्कुरा दी और बोली, अरे मेरी याद भी किसी को सता रही है, ताज्जुब की बात है, मानना होगा। ये सुनते ही वो बोला, सच्ची में अमृता, तुम यकीन नहीं करोगी, मगर यही सत्य है। मैं ये पढ़ते ही पूछी, वैसे कौन सा वीडियो देख रहे थे तुम जो मेरी इतनी याद आ गई? वो बताया, अरे वो एक गाना है ना, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, वो सुन रहा था। ये सुनते ही मैं और मुस्कुरा दी और बड़ी ही रोचक अंदाज से पूछी, तो उसमें मैं और तुम कहाँ थे? उसने बोला, मैं तो उसमें इमरान हाशमी था जो अपनी बीवी से मिलने गया था, और तुम थी। वो इतने में रुक गया। मैं जल्दी जल्दी पूछी, अरे आगे भी बोलो। तो वो कुछ सेकंड के बाद रिप्लाई दिया, तुम तो वो थी ना वो फिर बीच में रुक गया। मैं थोड़ी चिढ़ गई इस बार और पूछी, क्या तुम लगा रखे हो? रोहन तुम बोलोगे या फिर मैं सोने जाऊँगा? वो ये सुनते ही बोलने लगा, अरे रुकिए रुकिए मोहतरमा जी, इतने भी बात पे खफा हो गए मुझ पे। अच्छा बताता हूँ, रुकिए। तो तुम उस गाने में इमरान हाशमी जिस लड़की को देखने गया था ना, उस लड़की की दोस्त या फिर बहन सा कुछ लग रही थी, जो उस लड़की को देख बड़ी जल रही थी। ये सुनते ही मैं थोड़ी खफा हो गई और बोली, कभी बाज नहीं आओगे ना अपनी इन बेहुदा हरकतों से? अब तो मैं जा रही हूँ, मेरा जाना फाइनल है, जा रही हूँ। इतना सुनते ही वो बोलने लगा, अच्छा सॉरी अमृता, सॉरी, माफ़ कर दो यार। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, और मैं बोलने लगी, क्यों रहूँ? नहीं क्यों रहूँ, तुम्हारी इन बकवास बातें सुनने? तो ये सुनते ही वो पूछने लगा, अच्छा कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें सुनना चाहती हो? मैं थोड़ी शर्मा गई और शांत होकर पूछी, सुनाओगे? तो पूछने लगा, बोल कर तो देखो। तो मैं और थोड़ी शर्मा के बोली, तो सच बताओ, मैं कौन थी उस वीडियो में? तो उसने लिखा, अच्छा बताता हूँ, तुम उस गाने में वो थी। और इसी बीच पड़ गई सनीदेव जी की क्रूर नजरें हमारे नेटवर्क के डंडे पर। वो खड़ा था एक मजबूत इमारत की तरह और बिखर गया ताश के पत्तों की तरह। फिर मैंने सोचा भी था कि पापा के वाईफाई का यूज़ कर लूं, लेकिन रात 12 बजे पापा के कमरे पे जाके ये कांड करना किसी रोडीज सीजन की ऑडिशन देके पास होने के समान था। और अपने उदास मन को सहलाए ख्वाबों के गोद में सर झुकाए मैं सो गई। छोड़ो, आज शनिवार है और ये रुकावटें तो जायज़ हैं। और इतवार के इंतज़ार में मैं अपने आँखों में ख्वाब सजा रही थी। इसी तरह वो गुजरते वक्त की तरह वो इतवार वापस आ गया था। कल की आखिरी बात अब तक मेरे दिमाग में खटक रही थी कि रोहन कहना क्या चाहता था। क्या वो भी वही इशारा कर रहा था जो मैं सोच रही थी, या फिर ये किसी का कुछ पचकानी हरकत में से था? इसी सोच को मैं अपने दिमाग में सजाए शाम को मम्मी के साथ बाजार दर्शन में निकल पड़ी थी। उसी राह में मेरे कानों को वही धुन सुनाई दी जिस गाने की बात कल रोहन कर रहा था। मैं अपनी बाएं तरफ देखी तो किसी दुकान में वही गाना बज रहा था। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुम पे प्यार है। कल रात की उस अधूरी दास्तान को याद किए चेहरे पे एक मुस्कान सजाए मैं मम्मी के साथ चल रही थी कि पीछे से किसी की साइकिल की घंटी की आवाज़ आई। मैं मम्मी के हाथ पकड़े रास्ते के साइड पे थोड़ी सरक गई, मगर फिर भी वो घंटी की आवाज़ रुकी नहीं रही थी। मैं थोड़ी चिढ़ गई और पीछे मुड़ के उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि उस व्यक्ति को देख मेरी आंखें और मुंह दोनों खुली की खुली रह गई। और पीछे अपनी सवारी लिए खड़े थे हमारे साहबजादे, होठों पे छोटा सा मुस्कान सजाए मेरी तरफ देखे हाथ हिला रहा था।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे देख मुझे खुश होना है या फिर मम्मी साथ में है तो मुझे थोड़ा डरना है। यही सोचते सोचते मैं अपने हाथों से उसे चले जाने के लिए इशारा करने लगी, मगर वो किसी के बात सुनने वालों में से था ही नहीं। वो और मेरे पास आने लगा और ठीक हमारे पास आकर रुक गया। एक अनजान लड़के को अपनी इकलौती बेटी के पास आके रुके देख मम्मी शायद कुछ समझ नहीं पा रही थी, और मम्मी की वो नासमझ को दूर करने के लिए रोहन अपने पॉकेट से एक पर्ची निकाल के पूछने लगा, आंटी जी माफ़ करना, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, बोलते बोलते बीच में थोड़ा रुक जाता हूँ, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए घंटी बजा रहा था। वैसे आप इस पर्ची पे लिखे स्थान का पता बता सकते हैं क्या? ये सुनते ही मैं थोड़ी राहत की सांसें ली और मन ही मन थोड़ी मुस्कुरा दी। अच्छा बेटा, तो साहबजादे या तोतला सेठ बने। वैसे तोतले की एक्टिंग अच्छी कर लेता है वो। उसकी बात का जवाब देते हुए मम्मी बोली, अरे बेटा, हम इस शहर में नए हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं है इस शहर के बारे में। ये सुनते ही हमारे साहबजादे मासूम चेहरा बनाए हमारी ओर मुड़े और पूछने लगे, आपको पता है क्या ये जगह कहाँ है? देखिए तो ज़रा। मैं धीरे से उस पर्ची को हाथ में लिए बोली, हाँ भाई साहब, ये सीधा जाके उस नुक्कड़ से बाएं और ले लें और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगा। वो मेरे मुंह से भाई साहब सुनते ही थोड़ा और मुरझा गया और धीरे से थैंक यू बहन जी बोल के चला गया। और मैं भी कहाँ छोड़ने वाली थी, मैं वापस बोल दी, वेलकम भाई साहब। और उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। सच बताऊं तो वो शब्द भाई साहब उस वक्त मेरे लिए किसी अपशब्द से कम नहीं था, मगर फिर भी उसका मेरे ख्यालों से बाहर आकर ऐसे हकीकत में आके छा जाना मेरे लिए बेहद खास था। और ये थी कहानी उस इतवार की। फिर अगले दिन सोमवार को स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए और डाइनिंग पे आके हम बैठ गई और पास में पापा बैठ के टीवी देख रहे थे। और उस वक्त एक न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एंकर ने न्यूज़ पढ़ी कि बढ़ते गर्मी और तापमान को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने कल से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है, जिसमें सभी शिक्षा अनुष्ठान को बंद करने की निर्णय लिया गया है। और ये खबर सुनते ही मम्मी बोली, अच्छा हुआ, इस बार मामा के घर जल्दी चले जाएंगे। और मैं अपनी मुंह में डाली रोटी को बड़ी दुविधा से निकल गई। ये सुनते ही मेरी यादों में घोर सन्नाटा छा गया था और मैं खामोश बैठी थी। और कुछ ज़्यादा ना बतियाते हुए मैं दूध पीकर स्कूल चली गई। जाते जाते मैं राह में सोची भी थी कि जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच रोहन से मैं सारी बातें कर लूँगा जो बीच में रह गया था, मगर शायद ये मेरे किस्मत को मंजूर नहीं था और बीच राह में ट्रैफिक जाम हो गया। उसे पार किए जब मैं स्कूल पहुंची तो असेंबली शुरू हो गई थी। असेंबली से शुरू करके लंच ब्रेक तक मैं जितनी भी कोशिश की उसे बतियाने की, लेकिन हर बार किसी ना किसी कारण मैं नाकाम रही थी। कभी उसके दोस्त साथ में आ जाते थे तो कभी टीचर्स, और आज इस दिल की तकलीफ़ को मैं बाकायदा महसूस कर रही थी। दिल को दबाए, आंखों में नमी सजाए सारी क्लासेस चले गए। जब बाकी बच्चों की मन ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क्स मिलने के कारण दुख रहे थे, तब मेरा मन दुख थी कि मैं अब आस पास रोज़ 1.5 महीने तक रोहन को देख नहीं पाऊंगी। आखिरी पीरियड कंप्यूटर का था और हम कतारें बनाए उस कंप्यूटर लैब की ठंडी हवाओं से भरी कमरे की तरफ चल दिए। क्लास के बीच में जब कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन बनाने में सब व्यस्त थे, तब बाहर से उन ठंडी हवाओं को भेदते हुए गर्म हवाएं अंदर घुस आई। मैं पीछे मुड़ के देखी तो हमारे साहबजादे दरवाजे को खोले चौखट पे खड़े थे और उसे देख मेरी धड़कन बड़ी तेज दौड़ने लगी और मेरी बदन उस ठंडी कमरे में भी उष्णता से भर गई थी। उस वक्त मुझे जी कर रहा था कि चेयर से उठ उसे जोर से गले लगा लूं और जोर जोर से रोकर उसकी शर्ट भिगा दूं, मगर मेरी सारी सोच से परे वो मेरी तरफ न देखते हुए वो मैम से नोटबुक्स लेके वापस चला गया। फिर स्कूल खत्म हो गया और हम स्कूल की घंटी बजते ही चलते बने। बाहर जाकर देखी तो बस पे चढ़ चुका था और मैं उसे देख अपनी उम्मीदों को कुचल कर घर की ओर रवाना हो गई।
वो किस्सा जो एक नौटंकी भरी मुस्कान के साथ शुरू हुआ था, वो अब आंखों की नमी की वजह बन गया था, और मैं उस नमी को पोंछ बिस्तर पर लेट ख्यालों से अपनी रिश्ता जोड़ने चली थी। तो ठीक है यार, अब रहने देते हैं, फिर कभी आगे की किस्से आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। अब चलती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Thank you for listening to an audio podcast where you could easily switch to a video one. You can also join us on Instagram, Facebook and Telegram with the name Fortnite Chronicles. Have a good day.